Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये किस टाइप की मोशन है और ये इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है मेरा बेटा बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ मोशन। लेकिन ये कौन सी टाइप ऑफ मोशन है? इट इज अ टू डायमेंशनल टाइप ऑफ मोशन। डायमेंशनल मीन यू कैन से आल्सो डायरेक्शनल। मीन टू से इसमें ऑब्जेक्ट की जो मेरा बेटा मोशन होने वाली है, ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होने वाली है वो कितनी डायरेक्शन में होगी? दो डायरेक्शन में होगी। अब इस दो डायरेक्शन वाली मोशन को हम जरा कैसे डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से कवर करते हैं, डिस्टेंस के लिहाज से कवर करते हैं। ऑब्जेक्ट ने लाजमी मूव जब कर रहा है या तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा या डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। मीन टू से कुछ ना कुछ तो उसने कवर करना ही है और वो लाजमी कवर करेगा। और कौन सी डायरेक्शन में करेगा? हमें ये पता है कि कितनी डायरेक्शन में वो करने वाला है भाई, दो डायरेक्शन में करने वाला है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से वेरीफाई कर रहे हैं मेरा बेटा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक प्लेन सिस्टम है, ये एक्स है और ये वाई है। एक प्लेयर है, वो प्लेयर क्या करता है जी, वो फुटबॉल को किक लगाता है और फुटबॉल की जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से, फुटबॉल की मोशन कुछ इस तरीके से है। ये वाला आपके पास x कंपोनेंट था और ये वाला आपके पास y कंपोनेंट है और ये फुटबॉल की मोशन है। प्लेयर ने फुटबॉल को यहां से मेरा बेटा किक लगा दी और ये फुटबॉल जो है ये इस तरीके से जा रहा है, यहां पहुंचा, ये इस पॉइंट पर भी पहुंचा जो कि मैक्सिमम है और उसके बाद यहां आया, यहां आया। जरा देखिएगा मेरा बेटा, ये ऊपर भी जा रहा है और साथ के साथ इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगेन जरा इस पॉइंट पर देखिएगा, ये फर्दर आगे भी मूव कर रहा है। नाउ इट्स डायरेक्शन इज डाउनवर्ड, आगे भी मूव कर रहा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। जरा देखिएगा ये जो डायरेक्शन है इधर x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है। मीन टू से जो ऑब्जेक्ट है वो x के अलोंग भी कवर कर रहा है और y के अलोंग भी अपनी मोशन को कवर कर रहा है। मीन टू से कोई ना कोई वो डिस्टेंस कर रहा है, लेकिन कितनी डायरेक्शन में कर रहा है? टू डायरेक्शन में। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या उसकी जो मोशन है वो दो डायरेक्शन में है। वो इस तरीके से मूवमेंट को अपनी रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब हम इस चीज को देखते हैं मेरा बेटा, इस चीज को अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेफिनेशन के लिहाज से। आपको यह पता है जब एक ऑब्जेक्ट कहां जा रहा हो, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा हो, वर्टिकली अगर वो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। मीन टू से वो ऑब्जेक्ट चाहे वर्टिकली अप जा रहा है या ऊपर से मेरा बेटा वर्टिकली डाउन आ रहा है, द इफेक्ट विल बी, वो कौन सा होगा मेरा बेटा? वो ग्रेविटी होगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें उस ऑब्जेक्ट की, वो जो ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई साइज भी है। मीन टू से ऑब्जेक्ट का मैस भी है और मैस जो है दैट इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। मीन टू से जो ऑब्जेक्ट मैसिव होता है, मैसिव की क्वालिटेटिव डेफिनेशन या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की जाए उसमें आप क्या कहते हैं कि मैस को इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि मैस को आप इनर्शिया से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशन मैस का इनर्शिया कहलाता है। अब साइज की वजह से, अपने मैस की वजह से, वो इनर्शिया की वजह से वो ऑब्जेक्ट कहां मूव कर रहा है? हॉरिजॉन्टली। कहां मूव करेगा? हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। अब दो मोशन, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, वो किसकी वजह से मूव कर रहा है मेरा बेटा? इनर्शिया की वजह से मूव कर रहा है, अपने मास की वजह से मूव कर रहा है। अब रीजन आ गई भाई, हॉरिजॉन्टली जो मोशन है वो इनर्शिया की वजह से, मीन टू से अलोंग एक्स जो है वो इनर्शिया की वजह से, और वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो ग्रेविटी की वजह से। अब एक और बात मेरा बेटा, यहां पर अगर आप साइज को देखें, मैच को देखें, जब फुटबॉल को किक लगाई तो मेरा बेटा ना ही फुटबॉल एक्सपेंड हो गई साइज में और ना ही फुटबॉल स्क्वीज हो गई साइज में। मतलब फुटबॉल का जो मैच था वो सेम रहा। मीन टू से
हम बात कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है मास की वजह से मीन टू से वो जो बॉल है ना स्क्वीज हुई ना एक्सपेंड हुई, मीन टू से उसका मास हर जगह सेम था, मीन टू से उसका इनर्शिया भी हर जगह सेम होगा। मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल पे इनर्शिया कांस्टेंट हो गया, इनर्शिया क्या हो गया मेरा बेटा, कांस्टेंट। और सिमिलरली अब ग्रेविटी को देखें, ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.80 है हर जगह, g इज इक्वल टू 9.6 है। ऑब्जेक्ट चाहे अपवर्ड जा रहा है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी रिमेन कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट रहेगा। हां हम ये बताते हैं जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है अपोजिट टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से हम g की वैल्यू नेगेटिव में ले लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा होता है हम ये कहते हैं नाउ ऑब्जेक्ट इज toward the gravity, now g will be taken positive। बस यही डिफरेंस होता है, लेकिन ये जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटी की, वो कांस्टेंट रहती है चाहे ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड आ रहा है। आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे इनर्शिया को कांस्टेंट कर दिया, यहां पर ग्रेविटी को भी क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब यहां पे हम डेफिनेशन को लेके आने वाले हैं। डेफिनेशन में आपने क्या स्टडी किया, आपने ये स्टडी किया ऑब्जेक्ट की मोशन कितने डायरेक्शन में होगी भाई, 2 डायरेक्शन में होगी, और अलोंग हॉरिजॉन्टल जाएगी तो इनर्शिया की वजह से, वर्टिकली अगर अपवर्ड जा रही है तो ग्रेविटी की वजह से, और ये ग्रेविटी और ये इनर्शिया दोनों की दोनों क्या रहते हैं भाई, कांस्टेंट रहते हैं। अब अगर हम लिखें तो इट इज अ, यहां लिखते हैं इट इज अ 2 डायरेक्शनल मोशन, 2 डायरेक्शनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दो डायरेक्शनल में मोशन है, और यही मोशन दोनों डायरेक्शन में क्या है भाई, कांस्टेंट है। 2 डायरेक्शनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड इनर्शिया मेरा बेटा इनर्शिया की वजह से और एक्सेलरेशन, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से इसकी जो मोशन है मेरा बेटा किस लिहाज से 2 डायरेक्शनल है। तो हम इस टाइप की मोशन को किसका नाम देते हैं जी, प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। अब आपको यह पता चला भाई प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल है, और उसके अलावा जिस डायरेक्शन में अलोंग x डायरेक्शन मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली तो मास इनर्शिया कांस्टेंट, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो ग्रेविटी की वजह से। डेफिनेशन क्लियर हो गया, और साथ के साथ आपको यह भी पता चल गया अपवर्ड ग्रेविटी की वजह से जाता है, डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से आता है, और हॉरिजॉन्टली इनर्शिया की वजह से मूव करता है। अब जरा ये देखिएगा, हमने यहां पर कुछ बातें की भाई, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो अलोंग द होल मोशन कंप्लीट मोशन में इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा और g भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसके अलावा कुछ 2 पॉइंट्स और भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए भाई। अलोंग यू नो वेरी वेल अबाउट दैट द मोशन अलोंग x कंपोनेंट इज कांस्टेंट, so constant mean the motion of the object attains the velocity। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वेलोसिटी को लाजमी अटेन करेगा। जब वेलोसिटी को अटेन करेगा तो अलोंग x कंपोनेंट जो वेलोसिटी होगी वो भी मेरा बेटा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हर पॉइंट पर अलोंग x कंपोनेंट पर जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अलोंग x कंपोनेंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट। इसके अलावा एक बात और, एक और अगला पॉइंट वो ये है, अलोंग x कंपोनेंट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे बेटा जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चाहे लीनियर है, पैराबोलिक है, स्फीरिकल है, एलिप्टिकल है, जो भी है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो उसमें तो मेरा बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकलेगी, ऑटोमेटिकली 0 आएगी। तो मतलब एक ऑब्जेक्ट vf - vi आप ले लें ओवर del t आप ले लें, a = vf भी कांस्टेंट है, vi भी कांस्टेंट है, v तो v - v del t एक्चुअल 0/t पे एक्सेलरेशन मेरा बेटा 0। मीन टू से अगर अलोंग x कंपोनेंट वेलोसिटी को आपने कांस्टेंट कर दिया है तो अलोंग x कंपोनेंट वहां पे क्रिएट होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो भी ऑलवेज 0 होगा। अलोंग x कंपोनेंट पे क्रिएट होने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो भी मेरा बेटा 0 होगा। एक और पॉइंट कि यहां पर मेरा बेटा देयर इज नो फ्रिक्शनल इफेक्ट, यहां पर फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होगा। मीन टू से यहां पर कोई रेजिस्टिविटी फोर्स नहीं होगी,
ऑब्जेक्ट की मोशन में आपने इस रेजिस्टिविटी फोर्स को, फ्रिक्शनल फोर्स को, मीन टू से एयर फ्रिक्शन को मेरा बेटा आपने निगलेक्ट करना है। आपने इस कंप्लीट मोशन में ये यहाँ पर एयर फ्रिक्शनल की फोर्स को आप निगलेक्ट करेंगे। अब रीजन क्या है मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं लाइटर भी हो सकता है, हैवियर भी हो सकता है। अगर लाइटर है तो फ्रिक्शनल इफेक्ट तो लाजमी उसके ऊपर क्रिएट होगा, और फ्रिक्शनल इफेक्ट लाजमी उसकी मोशन को क्या कर देगा भाई, चेंज कर देगा। हम फिर उसकी मोशन को स्टडी नहीं कर पाएंगे कि वो एक्चुअली कहां जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, लेफ्टवर्ड जा रहा है या स्ट्रेट जा रहा है, पैराबोलिक है, इलिप्टिकल है। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो मेरा बेटा हम उस चीज को स्टडी नहीं कर पाएंगे जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसीलिए आपने इस कंप्लीट मोशन में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है या रेजिस्टिविटी फोर्स है उसको भी मेरा बेटा क्या रखना है जी, निगलेक्ट कर देना है। अब साथ ही साथ आपको इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ बातें हैं, जरा उनको क्लियर कर देते हैं जी आपको। ये यहां पर अगेन मैं ये डायग्राम बना रहा हूं। ये आपके पास x कंपोनेंट था और ये आपके पास y कंपोनेंट है, और ये यहां पर आपने मोशन देखी ऑब्जेक्ट की, वो ये है। एक और बात बताते चलें, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मोशन लाजमी मेरा बेटा ये डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लाजमी डिपेंड करती है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लाजमी डिपेंड करती है। अच्छा जी, अब सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर डिपेंड कर रही है, इससे मुराद क्या है, ये है कि अगर अर्थ की सरफेस कर दो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मीन टू से आपने सरफेस को लाजमी देखना है भाई। अर्थ अगर फ्लैट है, अर्थ मेरा बेटा अगर फ्लैट है तो मोशन होती है पैराबोलिक। अब पैराबोलिक क्या है, पैराबोलिक इज अ कर्व। ये जो मोशन है ऑब्जेक्ट की, ये मेरा बेटा कर्व में है, इसको आप पैराबोलिक कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सरफेस ऑफ द अर्थ ली गई है वो टोटली फ्लैट ली गई है। फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, जब किक लगाई जाती है तो उसकी मोशन बिल्कुल ऐसे होती है। पॉइंट क्लियर? मीन टू से व्हेन द अर्थ सरफेस इज फ्लैट द मोशन विल बी पैराबोलिक। एंड इफ द अर्थ इज स्फेरिकल, अगर अर्थ को मेरे बेटा आप स्फेरिकली ले लें, फॉर एग्जांपल जैसे अर्थ है, आप अर्थ को वैसे ले लें, ठीक हो गया। अब इसके अलोंग मेरा बेटा जो मोशन होगी वो होती है इलिप्टिकल। स्फेरिकल के अलोंग जो मोशन होती है वो होती है इलिप्टिकल। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था जो कि क्लियर हो गया भाई। इलिप्टिकल क्या होती है भाई, वो अपने ही एक्सिस के गिर्द इस तरीके से ये मूव कर रही है। अब ये जो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो मोशन है इसको आप इलिप्टिकल का नाम देते हैं। ये मोशन इलिप्टिकल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सरफेस है ये सरफेस स्फेरिकल है, स्फेरिकल की वजह से मोशन इलिप्टिकल हो गई। अगर अर्थ की सरफेस फ्लैट हो जाए तो फिर मोशन क्या हो जाएगी, पैराबोलिक। और पैराबोलिक क्या है, इज अ कर्व शेप मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द टू डायमेंशनल डायरेक्शन। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आपने देखा था ये ऑब्जेक्ट यहां से मेरा बेटा इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, अपवर्ड भी जा रहा है, ये यहां पर भी आया और सिमिलरली अपवर्ड भी जा रहा है। इस पॉइंट पर ये इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और ये डाउनवर्ड भी आ रहा है, और सिमिलरली एट दिस पॉइंट ये इधर भी जा रहा है और ये यहां पर भी आ रहा है। अच्छा खैर, अब जरा देखिएगा, अब यहां से हमने फुटबॉल को पुश किया था। मीन टू से जब आपने उसे पुश किया, आपने उसे इनिशियली फोर्स प्रोवाइड की। जब फोर्स प्रोवाइड की, ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हो गया, ये इस पॉइंट से बिगिन टू मूव हो गया। बिगिन टू जब मूव हुआ, मीन टू से उसने अपनी मूवमेंट को क्या करना शुरू कर दिया मेरा बेटा, स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करता है तो इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी जो आप प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वो मेरा बेटा मैक्सिमम होती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम। अब ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है जी, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है। ये वर्टिकली जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाता है मेरा बेटा, यू नो वेरी वेल, आपको पता है ऊपर जाते हुए जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो क्या होगी भाई, डिक्रीज, बिकॉज अपोनेंट टू द ग्रेविटी जा रहा है।
जब अपोनेंट टू द ग्रेविटी जा रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और वर्टिकली यू नो वेरी वेल अबाउट दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बीइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन द ग्रेविटी साइन विल बी टेकन नेगेटिव, मीन टू से देयर विल बी नेगेटिव g। पॉइंट क्लियर हो गया? जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है डिक्रीज होता है वेलोसिटी में, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो चेंज इन एक्सेलरेशन कम होगा और चेंज इन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी मेरा बेटा किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस है तो अबव द सरफेस लीनियर एक्सेलरेशन नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो द वैल्यू ऑफ g विल बी टेकन टू द नेगेटिव बिकॉज़ द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग। सिमिलरली ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा मेरा बेटा? ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। हम इस पॉइंट को मैक्सिमम हाइट ले लेते हैं। अब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये जा रहा है, जब ये यहां पर मेरा बेटा पहुंचा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी या आप ये फाइनल वेलोसिटी जिसको आप कह रहे थे, ये यहां से जा रहा है, इनिशियल है, तो यहां पहुंचा, ये यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी इसको आप यूं कह सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। आप ये नहीं कह सकते कि इक्वल टू 0, नहीं मेरा बेटा, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 कहेंगे। और कौन सी सिचुएशन में कहेंगे? जब आप इसका सॉल्यूशन न्यूमेरिकली फाइंड कर रहे हो। अगर आप न्यूमेरिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे, देन यू हैव टू से द फाइनल वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है और मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी है मेरा बेटा इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वो मिनिमम होती है। यू कांट से इट इज इक्वल टू 0, इट विल बी इक्वल टू मिनिमम। ये मिनिमम के इक्वल होगी, इसको आप 0 नहीं कह सकते। ऑब्जेक्ट की मोशन हम देख रहे हैं, भाई आ रहा है, ये यहां से स्पीड से आ रहा था, भाई घट रही है, ये यहां पर भी फील हो रहा है कि भाई ये थोड़ी सी इसकी मोशन इंतहाई कम हो गई है। आप यूं नहीं कह सकते भाई ये रेस्ट पे आ गया, इसको रेस्ट नहीं कहेंगे। ये मोशन थोड़ी सी कम हो गई, स्लो हो गई, उसके बाद फिर वापसी आते हुए मेरा बेटा अगेन जब टूवर्ड द अर्थ मूव करता है, मीन टू से टुवर्ड द ग्रेविटी मूव करता है, तो यहां पर तो मेरा बेटा आपने देखा ये मिनिमम हो गया, डायरेक्शन ये थी। अब डायरेक्शन अगर मैं ये लो तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा? vi बन जाएगा और vi क्या होगा? मिनिमम। अब यही ऑब्जेक्ट यहां से डायरेक्टली मूव कर रहा है, तो एट दिस पॉइंट अगेन व्हाइल स्ट्राइकिंग टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड द वेलोसिटी विल बी अगेन मैक्सिमम। वेलोसिटी विल बी अगेन मैक्सिमम। अब आपने यहां से क्या सीखा मेरे बेटे? आपने यहां से ये सीखा ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट करता है तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी हो गई डिक्रीज, जब वेलोसिटी डिक्रीज तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जहां पर पहुंचा वहां पे वेलोसिटी हो गई मिनिमम, और अब वहां से जब उसने डायरेक्शन को चेंज किया तो उस वेलोसिटी को हमने इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे दिया। जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उस पॉइंट से वो इनिशियल वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सरफेस आ रहा है, मीन टू से टूवर्ड द ग्रेविटी आ रहा है। जब टूवर्ड द ग्रेविटी आता है तो g का साइन मेरा बेटा पॉजिटिव लिया जाता है। उसकी रीजन क्या है? ये पॉजिटिव का 9.8, उसकी रीजन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड the earth its velocity will be increase। उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जी? इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, और जब एक्सेलरेशन बढ़ता है तो हम उसकी वैल्यू को क्या लेते हैं जी? पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पर जो सीखने वाला पॉइंट था मेरा बेटा वो ये था इग्नोरिंग द एयर फ्रिक्शन। जब आपने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। नाउ at that point, at this point the velocity and at that point the velocity both will be same at this point और at this point मेरा बेटा जो velocity होगी वो क्या रहेगी? same। ignoring the air friction when the object begin to start in upward direction and while again striking to the surface of the ground the speed या the velocity of the object will be same। इन दोनों पॉइंट्स पर जो मेरा बेटा वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। अब ये कुछ की पॉइंट्स थे, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। इनको ही माइंड में रख के हम आगे कल नेक्स्ट फर्दर टॉपिक में हम ट्रेजेक्टरी को, वेलोसिटी को, टाइम ऑफ फ्लाइट को और हाइट को मेजर करेंगे।